पिछले लेक्चर्स में हम लोग माइन वेंटिलेशन एनालिसिस को देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ वेंटिलेशन एनालिसिस को पिछले लेक्चर में देखे थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एयर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, कि कितना हवा का रिक्वायरमेंट होता है एयर, ठीक है। एयर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट देखेंगे कि माइंस के अंदर शाफ्ट के थ्रू या इंक्लाइन के थ्रू हम लोग कितना क्वांटिटी ऑफ एयर को भेजते हैं सेफ वर्किंग के लिए, ठीक है। कितना क्वांटिटी ऑफ एयर भेजते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग वेंटिलेशन प्लानिंग करते हैं, सबसे हम लोग जब भी वेंटिलेशन प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ एयर हमको सेंड करना है माइंस के अंदर, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ एयर क्वांटिटी इज डन, है ना। वेंटिलेशन प्लानिंग का ये एक पार्ट है। तो एस्टिमेशन ऑफ एयर क्वांटिटी किस चीज के लिए पहला है पॉइंट है, एयर रिक्वायरमेंट इन द वर्किंग्स, कि माइन वर्किंग्स में कितना एयर भेजेंगे। तो सबसे पहला हमारा एम क्या रहेगा कि माइंस के अंदर रेगुलेशन के हिसाब से ऑक्सीजन एटलीस्ट होना चाहिए 19%, ऑक्सीजन 19% होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। 19% से कम नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन रेगुलेशन के हिसाब से। वैसा कोई भी प्लेस जहां से आदमी मूव कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन 19% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए 19% ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए एक आदमी को कितना सप्लाई चाहिए, तो इतना सप्लाई चाहिए, ठीक है। 0.125 मीटर क्यूब पर मिनट का सप्लाई अगर हम लोग करेंगे पर पर्सन तो 19% ऑक्सीजन उसको फुलफिल हो जाएगा। पर माइंस के अंदर क्या है कि एक और रेगुलेशन वही बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड माइंस के अंदर 0.5% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट एयर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये है, दूसरा ये है ना। तो हम लोग कम से कम कितना भेजेंगे, 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट। और इंडस्ट्रीज में सप्लाई एयर का सप्लाई रेट रहता है 0.3 से 0.9 मीटर क्यूब पर पर्सन, ठीक है। पर माइंस में अगर सिर्फ हम लोग 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट अगर एयर भेजते हैं, इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन पर वर्कर है ना, ये पर मिनट पर पर्सन या पर वर्कर है, तो ऑक्सीजन इससे क्या होगा 19% से ज्यादा हो जाएगा और CO2 भी क्या होगा 0.5% से कम रहेगा एयर में। पर एयर का यूज सिर्फ वर्कर्स सांस लेने में यूज नहीं करते, ठीक है। एयर में जो ऑक्सीजन रहता है वो लैंप्स जो अंदर बर्न होते हैं उनमें यूज होता है, मशीन्स चलने में एयर कंज्यूम होता है या ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, इन सारे चीजें में क्या होता है ऑक्सीजन का यूज होता है। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ हम लोग एयर पर पर्सन भेजते हैं ये इससे काफी ज्यादा होता है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इम्प्यूरिटीज, एयर में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज या पॉइजनस गैसेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है, CO है, ये पॉइजनस गैस है, ठीक है। NOx पॉइजनस गैस है, SOx पॉइजनस गैस है। CO2 पॉइजनस गैस नहीं है पर फिर भी इसका कंसंट्रेशन माइंस के अंदर 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमको CH4 को डाइल्यूट करके रखना है, ठीक है। NOx SOx इन सब का 5 ppm 7 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मीथेन को भी हमको डाइल्यूट करना रहता है। तो मीथेन का कंसंट्रेशन रिटर्न में कितना रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 0.75% रह सकता है, ठीक है। और ठीक है, ये रिटर्न में हो गया। और वैसा कहीं भी जगह जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को ऑपरेट करने से पहले हम लोग वहां पर मेथनोमीटर से मीथेन के कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे और वो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.5% से अगर मीथेन का कंसंट्रेशन कम है तभी हम लोग उस जगह पे कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगर किसी माइंस में सपोज डिग्री 3 माइंस है, गैसी माइंस है, तो वहां पर मीथेन का कंसंट्रेशन चूंकि बहुत ज्यादा होता है ना, डिग्री 3 गैसी माइंस है, तो वहां पर अगर हम लोग कंप्रेस्ड एयर मशीन यूज कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं यूज कर रहे हैं, सारा मशीन जो है वो कंप्रेस्ड एयर से चल रहा है, तो उस केस में हमारे पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है कि वहां पर रिटर्न में मीथेन का परसेंटेज 0.8% तक भी रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इफ कंप्रेस्ड एयर मशीन्स आर यूज्ड इन द माइन देन मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन रिटर्न रोडवे या रिटर्न ईयर 0.8% हो सकता है, ठीक है। इसको यहाँ से याद रखें, है ना। अगर हम लोग मान लीजिए ये हमारा
इनटेक है, ठीक है, ये रिटर्न है। यहाँ रिटर्न के आसपास भी कहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स को ऑपरेट करा रहे हैं तो यहाँ रिटर्न में भी अगर 0.5% से ज़्यादा मीथेन है तो हम लोग रिटर्न में भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स को ऑपरेट नहीं करेंगे। तो रिटर्न में भी इलेक्ट्रिकल मशीन को ऑपरेट कर पाए वहां पर भी मीथेन का कंसंट्रेशन 0.5% से कम होना चाहिए। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस स्लाइड से बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। एक चीज ये है कि कितना क्वांटिटी ऑफ एयर हम लोग भेजेंगे कि हम लोग मीथेन को डाइल्यूट कर पाए एक सेफ कंसंट्रेशन पे, या किसी भी दूसरे गैस को, मीथेन को ही डाइल्यूट कर दें या हम लोग NO2 को डाइल्यूट कर दें, ठीक है, या SO2 को डाइल्यूट कर दें या CO को डाइल्यूट कर दें, ठीक है। तो जैसे CH4 का परमिसिबल कंसंट्रेशन क्या है, जैसे CO का है 50 ppm है, ठीक है, CO2 का है 0.5%। तो सपोज किसी माइंस में 1% CO2 है, तो हमको इसको डाइल्यूट करके कितना करना है, 0.5% करना है। तो कितना हम लोग फ्रेश एयर का सप्लाई भेजेंगे, ठीक है। तो इस क्वांटिटी Q निकालने के लिए द रेट ऑफ एयर फ्लो Q रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट द मीथेन टू द मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन C। मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन क्या है, C से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको गैस बैलेंस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। मान लीजिए, पहले हम लोग समझते हैं क्या है फिर आगे देखेंगे। मान लीजिए ये एक फेस है, वर्किंग फेस है, यहाँ पर मीथेन का कंसंट्रेशन अभी 2% है, ठीक है। तो बाय रेगुलेशन हमको इसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। कितना तक करना है, तो 0.5% तक मान लो करना है, ठीक है। मान लीजिए 0.5% तक करना है। तो कितना फ्रेश एयर हम लोग भेजेंगे कि यहाँ पर मीथेन का कंसंट्रेशन 2% से 0.5% हो जाए। तो उसको सॉल्व करने के लिए गैस बैलेंस इक्वेशन है, इसको देखिए। तो इसमें क्या होता है, गैस इन इनटेक एयर, इनटेक एयर में जो गैस है और गैस एडेड इन द वर्किंग इज इक्वल्स टू गैस इन एग्जॉस्ट एयर, ठीक है। तो क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ एयर जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ एयर जो माइंस के अंदर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। इसमें हो सकता है कि मीथेन का कंसंट्रेशन 0.005 हो, सपोज मान लेते हैं, इससे ये इमेजिनरी डाटा है। तो यहाँ पर मीथेन का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन जो एयर हम लोग भेज रहे हैं वो क्या है, ए है, ठीक है। तो प्लस क्यू, क्यू क्या है, ये वाला क्यू क्या है कि वहां पर कितना मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम, इज इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू इंटू सी, क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन दैट एयर, है ना, जो हमको डिजायर्ड कंसंट्रेशन चाहिए। तो मान लेते हैं कितना क्वांटिटी भेजना है। तो सपोज हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल कैसे लेते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके यहाँ लाए हैं। ये कुछ इस टाइप से हमको इक्वेशन मिला है, क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्यू ए प्लस क्यू बराबर क्यू सी प्लस ये क्यू सी हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, क्यू। तो दोनों को एक तरफ ले आते हैं, तो क्यू सी माइनस क्यू ए इज इक्वल्स टू, है ना, इस वाले को इधर ले आए, इसको इधर कर दें, इज इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू सी, ठीक है। तो यहाँ से क्यू बाहर ले लिए, सी माइनस ए इज इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू सी, ठीक है। यहाँ इज इक्वल्स टू क्यू, इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाय सी माइनस ए माइनस क्यू सी बाय सी माइनस ए। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर सॉल्व हो पाएगा। एक एग्जांपल लेने के लिए मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ ना। एक मैं वाइट पेज ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है इक्वेशन, क्यू ए प्लस क्यू, इक्वेशन क्या आ रहा है, क्यू ए प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू इंटू सी, ठीक है। ये इक्वेशन आया, यही है गैस बैलेंस इक्वेशन, है ना।
इसको अगर हम लोग ध्यान से समझें तो देखिए, ये क्यू क्या बोलता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर इज टू बी सप्लाइड, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर इज टू बी सप्लाइड टू डाइल्यूट CH4 सपोज टू ए सेफ कंसंट्रेशन, है ना, टू ए सेफ कंसंट्रेशन, कि कितना हम लोग क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई करेंगे ताकि मीथेन का मान लीजिए वहां पर 2% कंसंट्रेशन था, उसको हम लोग 0.5% पे ले आए, ठीक है। यही क्यू है। ए क्या है कि मान लीजिए हम लोग एयर जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है कुछ मीथेन हो, एक परसेंटेज, प्लस ये क्यू क्या है, देखिए ये क्यू क्या बोल रहा है, रेट ऑफ गैस एमिशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं क्यू क्या है, ये डिग्री टू माइनस है तो हम लोग मान लेते हैं क्यू क्या है, 5 मीटर क्यूब पर मिनट, ऐसे कुछ मान सकते हैं, पर सेकेंड कुछ मान सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 5 मीटर क्यूब पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, रहने दीजिए, हो सकता है डाटा गलत भी हो पर एक कैलकुलेशन करना है तो मान लेते हैं, ठीक है। और सी कितना है यहाँ पर, फाइनल कंसंट्रेशन कितना रखना है हमको मीथेन का, 0.5%, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्यू तो हमको नहीं पता है, डॉट ए क्या है, ए मान लेते हैं 0.05 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.05% है, तो बाय 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्यू, क्यू कितना है, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इज इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू, तो क्यू हमको नहीं पता है, प्लस ये क्यू क्या है, 5 है, इंटू सी कितना है, इंटू 0.5%, तो 0.5/100। तो यहाँ से हम लोग क्यू का वैल्यू इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को यहाँ पर और सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, Q इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी माइनस ए माइनस क्यू सी बाय सी माइनस ए, है ना, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्यू 5 है, सी क्या है, 0 पॉइंट, कहाँ गया सी, सी है 0.5 ना, यही सी इक्वल्स टू क्या है, 0.5, ये फाइनल कंसंट्रेशन है ना, तो सी 0.5 है, और ये ए क्या है, 0.05 है, तो माइनस 0.05 माइनस, यहाँ क्यू कितना है, 5 इंटू 0.5 बाय सी माइनस ए, ये भी यहाँ हो जाएगा 0.5 माइनस 0.05, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ से भी हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा, जो भी उसको सॉल्व करेंगे तो उतना मीटर क्यूब पर सेकंड एयर हमको भेजना पड़ेगा डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से कई बार एग्जेक्टिव क्वेश्चन भी या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो हम लोग यहाँ से उसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है कि हम लोग चूंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कितना एयर भेजेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइन वेंटिलेशन का प्लानिंग कर रहे हैं कि हार्मफुल गैसेस को डाइल्यूट करने के लिए या मीथेन को डाइल्यूट करने के लिए हमको कितना क्वांटिटी ऑफ एयर भेजना है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट या रिसर्चर्स रिसर्च किए हैं और वो लोग एक फॉर्मूला दिए हैं, ठीक है, कि कितना एमिशन, मीथेन एमिशन हो रहा है और डेप्थ ऑफ सी में। तो जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ सीम होगा, है ना, डेप्थ ऑफ सीम जितना ज्यादा होगा, डेप्थ ऑफ सीम मोर होगा, तो क्या होगा, मीथेन एमिशन भी मोर होगा, है ना। तो कुछ रिसर्चर ये एक फॉर्मूला भी दिए हैं, मीथेन एमिशन भी मोर होगा, कि मान लीजिए डिग्री 1 गैसीमाइंस है तो 100 मीटर पे कितना मीथेन एमिशन होगा, 200 मीटर पे कितना मीथेन एमिशन होगा, 500 मीटर पे कितना मीथेन एमिशन होगा, उसके लिए कुछ फॉर्मूला भी साइंटिस्ट दिए हैं, ठीक है। पर ये क्या होता है कि सीम टू सीम और लोकेशन टू लोकेशन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ना। वी कैन स्टडी मिथेन एमिशन रेट एट एग्जिस्टिंग माइंस इन द लोकेलिटी। मान लीजिए कि पास में दो माइंस है, माइन ए है और माइन बी है, तो माइन बी में जो हो रहा है, जो मिथेन एमिशन रेट है, लगभग लगभग पास में अगर माइंस ए है तो इसमें भी वैसा ही रहेगा। हम लोग माइंस ए के लिए भी उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। सपोज एक माइंस ऐसा है
कि जिसका जो ज्यादा डेप्थ पे चल रहा है, ठीक है, सपोज 800 मीटर डेप्थ पे चल रहा है, पर बगल वाला माइन 600 मीटर पे ही चल रहा है, तो 800 मीटर पे कितना मीथेन एमिशन होगा, कैसे प्लान करेंगे, इसके लिए हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो हम लोग हर 100 मीटर डेप्थ पे क्या करेंगे, 10% मीथेन एमिशन को मान लेंगे, ठीक है। तो अगर 600 मीटर पे 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो रहा है, तो 800 वाले पे कितना होगा, 10 पे और 20% ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड मीथेन एमिशन। इसको हम लोग मान के वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम लोग किसी मिनरल को या कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, तो रेगुलेशन क्या बोलता है कि हम लोग इतना क्वांटिटी ऑफ एयर वहां पर भेजना है हर ब्लास्टिंग के हर राउंड के बाद, है ना, ताकि 5 मिनट के अंदर सीओ का परसेंटेज 50 ppm या उससे कम आ जाए, और नाइट्रस फ्यूम्स का परसेंटेज 5 ppm या उससे कम आ जाए, ठीक है। यही अप्लीकेबल है अंडरग्राउंड माइंस में भी, ड्रिफ्ट टनल में भी, है ना, डीजीएमएस के रेगुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ से भी बनता है। क्या बनता है कि अगर हम लोग एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, किस काम के लिए, कोल या मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कहाँ पर, अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड ऑफ ब्लास्टिंग हुआ या एक राउंड हो गया ब्लास्टिंग का, तो हम लोग इमीडिएटली वहां पर एयर सप्लाई करेंगे। कितना एयर सप्लाई करेंगे, इतना सफिशियंट क्वांटिटी में सप्लाई करेंगे कि 5 मिनट के अंदर सीओ का परसेंटेज 50 ppm या उससे कम हो जाए, और नाइट्रस फ्यूम्स है ना, जिसको हम लोग NOx भी बोल सकते हैं, वो 5 ppm या उससे कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग याद रखेंगे। फिर है कि हीट एंड ह्यूमिडिटी, वर्कर काम कर रहा है माइंस के अंदर, है ना, तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मशीन चल रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो वर्कर के काम करने से, है ना, मशीन से, सराउंडिंग रॉक से, है ना, जियोथर्मिक ग्रेडियंट से, और भी हीट के बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। मशीन है, दुनिया भर का सोर्सेस माइंस के अंदर, उससे ये ऑक्सीडेशन से हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग से हो सकता है, बहुत रीजन है हीट प्रोड्यूस होने का, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हीट को भी डाइल्यूट करना है, किसी भी कारण से टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं कराना है, ठीक है। तो हीट का ये सोर्सेस है, रॉक से हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग से हो सकता है, और मशीन से, आदमी से, लाइट से, ये सब में तो हम लोग हीट को एस्टिमेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें पावर दिया रहता है। पर ये जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग की वजह से हीट हो रहा है, इनको एस्टिमेट करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। और रॉक से भी जो हीट आ रहा है उसको भी हम लोग एस्टिमेट रफली कर सकते हैं, पर बहुत एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। फिर है प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट फेस एयर वेलोसिटी फॉर कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन। इसका अर्थ क्या है कि फेस फेस पे जहां वर्कर का काम कर रहे हैं, वहां हमको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर सेंड करना है, ताकि वर्कर आराम से काम कर पाए। तो हम लोग पिछले स्लाइड्स में देखे भी थे कि एक वर्कर को कम से कम 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एयर हमको भेजना चाहिए, ताकि उसका ऑक्सीजन और CO2 लेवल मेंटेन हो पाए रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो फेस पे हम लोग वेलोसिटी कितना रखते हैं एयर का, 0.5 से 2 मीटर पर सेकेंड रखते हैं वेलोसिटी, ताकि आदमी अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी रखेंगे तो उससे वर्कर को डिस्कम्फर्ट होता है, और बहुत ज्यादा डस्ट, कोल्ड डस्ट रेस होता है ना, कोल्ड डस्ट मतलब जो सेटल रहता है, कहीं जमा रहता है, वो सब एयर में आ जाते हैं, वो एयर बॉर्न हो जाते हैं, ठीक है। फिर है फॉर एफिशिएंट डाइल्यूशन ऑफ गैसेस एंड डस्ट बाय टर्बुलेंट डिफ्यूजन, द फ्लो एट द फेस should be turbulent for which even higher velocity is required। कभी कभी क्या होता है कि CH4 का कंसंट्रेशन रूफ के पास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उन सबको जब हम लोग को निकालना रहता है तो हम लोग टर्बुलेंट डिफ्यूजन, ये प्रिंसिपल है, उसके थ्रू निकालते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एयर वेलोसिटी 2 से ज्यादा है, मतलब 5, 10, 15 इस टाइप से हम लोग भेज के वो सबको निकालते हैं, ठीक है।
फेस पे कम से कम कितना वेलोसिटी होना चाहिए, 0.5 से 1 मीटर पर सेकंड। इससे कम वेलोसिटी फेस पे नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो वर्कर को क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, उनका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक डीजीएमएस के हिसाब से ही एक ये टेबल है, ठीक है, कि कहाँ पर एयर वेलोसिटी माइंस के किस पार्ट में एयर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम एयर वेलोसिटी का बात कर रहा है। तो कोई साफ्ट जिसको हम लोग वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, पर वहां पर क्या है, वाइंडिंग इक्विपमेंट नहीं है। वाइंडिंग इक्विपमेंट नहीं है मतलब कि आदमी मेन वाइंडिंग या मटेरियल वाइंडिंग वहां से नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कोई फैन नहीं लगा हुआ है, तो उस शाफ्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड तक हो सकता है, ठीक है। फिर वेंटिलेशन शाफ्ट पर मेन वाइंडिंग इज नॉट कैरिड आउट और फॉर मिनरल्स होस्टिंग शाफ्ट ओनली। तो कुछ शाफ्ट है जहां से क्या हो रहा है कि आदमी आ जा नहीं रहा है, पर कोल या अदर मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहां पर हम लोग 12 मीटर पर सेकेंड का एयर वेलोसिटी रख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है शाफ्ट यूज फॉर मेन वाइंडिंग, जहां से आदमी आ जा रहे हैं, है ना, मेन वाइंडिंग मतलब, और हॉलेज रोड है, ठीक है, तो वहां पर कन्वेयर रोड नहीं है, पर उस हॉलेज रोड में क्या है, कन्वेयर नहीं लगा हुआ है, कुछ और मीन्स ऑफ हॉलेज है। वहां पर 8 मीटर पर सेकेंड तक हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी रख सकते हैं। बाकी कोई अन्य रोडवे में 6 मीटर पर सेकेंड तक रख सकते हैं। जहाँ कन्वेयर रोड है, ठीक है, जहाँ लोडिंग हो रहा है, जहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर हम लोग वेलोसिटी क्या रखेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड ही रखेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, डस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और डेवलपमेंट एंड डीपिलरिंग स्टॉपिंग एरियाज, इन सब में भी हम लोग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड तक रखेंगे। तो ओवरऑल नॉर्म्स ऑफ एयर रिक्वायरमेंट क्या है, कि इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए कुछ इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, पर ये लगभग लगभग जगह काम कर जाता है, ठीक है, तो डेवलप किया गया है। ये दो क्राइटेरिया पे है कि कितना आदमी एम्प्लॉयड है उस माइंस में, और या फिर कितना आउटपुट है, मिनरल या कोल का आउटपुट कितना है, ठीक है। तो हम लोग जो आदमी के बेसिस पे जो करते हैं अप्रोक्सीमेशन, वो छोटा माइंस के लिए और नॉन गैसी माइंस के लिए ठीक है ना, जहाँ गैस कम निकलते हैं या डिग्री 1 गैसी माइंस है, ठीक है। और जहां पर गैसी माइंस है, जहां पर आउटपुट पर मैन शिफ्ट, ओएमएस क्या होता है, इस चीज को हमको जानना भी है थोड़ा सा। आउटपुट पर मैन शिफ्ट है ना, कि एक शिफ्ट में एक आदमी कितना, टोटल आउटपुट बाय टोटल मैन, है ना, पर शिफ्ट अगर हम लोग निकाल लें कि एक शिफ्ट में कितना आउटपुट हुआ, कितना कोयला निकला, कितना आदमी है, सपोज 500 टन कोयला निकला एक शिफ्ट में, और वहाँ 40 आदमी काम कर रहे हैं ना, 40 में, तो ओएमएस इसका हो जाएगा 12.5, ठीक है, ये ओएमएस हो जाएगा, यही है ओएमएस, क्लियर। तो इंडिया में हमको क्या करना है, कितना एयर भेजना है, तो 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन, इंडिया में कितना एयर भेजना है, ये रेगुलेशन के हिसाब से हमको पर पर्सन, है ना, यानी कि अगर माइंस में एक आदमी काम कर रहा है तो 6 मीटर क्यूब पर मिनट भेजना है, ठीक है। 100 आदमी काम कर रहा है तो 600 मीटर क्यूब पर मिनट भेजना है माइंस के अंदर एयर, क्लियर है। या फिर 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन ऑफ डेली प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन अगर 1000 है, मान लीजिए यहाँ कितना था, 1000 अगर टन डेली प्रोडक्शन है, 1000 टन डेली प्रोडक्शन है, क्लियर है, तो हम लोग कितना भेजेंगे, 1000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2500 मीटर क्यूब पर मिनट हम लोग भेजेंगे, क्लियर है। तो एक शिफ्ट में अगर यहाँ 100 आदमी है तो यहाँ से 600 हो रहा है, और यहाँ से कितना हो रहा है, वहाँ 1000 टन निकल रहा है कोयला, तो यहाँ 2500 हो रहा है, तो इन दोनों में से जो ज्यादा होगा हम लोग उसी को भेजेंगे, क्लियर है। द अबव नॉर्म्स आर इम्पेरिकल, यानी कि ये सब भी एक क्या है, रफ एस्टिमेशन ही है, और एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ एयर क्वांटिटी हम फेस पे अलग से निकाल सकते हैं,
गैस एमिशन को देखते हुए कितना हीट ऐड हो रहा है, कितना डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उन सब से भी हम लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या एक वैल्यू अप्रोक्सीमेट करेंगे, एक वैल्यू कैलकुलेट या अप्रोक्सीमेट करेंगे। और यदि वो वैल्यू, जैसे यहाँ से पहला पर्सन के हिसाब से 600 आया, कोल्ड प्रोडक्शन के हिसाब से 2500 आया, और हम लोग कितना हीट ऐड हो रहा है, कितना गैस एमिशन, उन सबको कैलकुलेट करके सपोज आता है 3000, ठीक है। तो हम लोग 3000 मीटर क्यूब पर मिनट भेजेंगे, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा आया। इसको हम लोग सिर्फ जब वेंटिलेशन के लिए प्लानिंग करते हैं तभी यूज करते हैं। बात समझ में आया? बाकी नॉर्मल जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें ये या ये यही दोनों काफी है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे 600 मीटर क्यों 2500, तो हम लोग 2500 भेज रहे हैं, अच्छी बात है। पर क्या जितना एयर हम लोग भेजेंगे उतना फेस पे चला जाएगा क्या? इसका आंसर है नो। क्यों नहीं जाएगा? कि हमको फेस के अलावा एयर को दूसरे पार्ट्स में भी भेजना है। दूसरा क्या होता है कि एयर का लीकेज हो जाता है, मतलब इधर उधर एयर लीक करके वेस्ट हो जाता है। लीकेज क्यों होता है? कि वेंटिलेशन डोर से हो जाता है, एयर लॉक से हो जाता है, और भी बहुत रीजन से क्या होता है, एयर लीक करता है, और जितना हम एयर फैन द्वारा भेज रहे हैं उतना पहुंचता नहीं है। और एक है एक्सपेंशन इन अपकास्ट शाफ्ट, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं वेंटिलेशन प्लानिंग में। फिर एक इम्पोर्टेंट है एयर रिक्वायरमेंट इन ड्रिफ्ट्स एंड टनल्स। कि मान लीजिए कोई हम ड्रिफ्ट बना रहे हैं, है ना, ये पहाड़ है, इसके बीच एक ड्रिफ्ट बना रहे हैं, या कोल माइंस के अंदर ही ड्रिफ्ट बना रहे हैं, या कोई टनल बना रहे हैं, तो वहां पर कितना एयर रिक्वायरमेंट है। तो लॉन्गवाल फेस पे जितना हम लोग एयर भेजते हैं, उससे ज्यादा एयर हमको ड्रिफ्ट टनल्स ये सब बनाने के लिए भेजना पड़ता है। तो आईएलओ कितना रिकमेंड करता है? आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? लेबरर्स का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, ठीक है, जो वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए नियम बनाती है। तो ये क्या बोलता है कि ड्रिफ्ट का एरिया के हिसाब से 0.175 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया। कि मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर का अगर ड्रिफ्ट है, तो 0.175 इंटू 100, इतना मीटर क्यूब हम लोग पर सेकेंड भेजेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको भी ध्यान से देखिए, हो सकता है ये भी कभी एग्जाम में आ जाए, है ना। तो किसी ड्रिफ्ट और टनल में कितना हम लोग एयर सब भेजेंगे आईएलओ के नियम के मुताबिक? तो 0.175 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऑफ ड्रिफ्ट एरिया, ठीक है। ड्रिफ्ट का फेस है ना, मान लीजिए ड्रिफ्ट क्या है, 4 मीटर बाय 6 मीटर है, तो फेस का एरिया कितना हो जाएगा, है ना, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 24 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कितना एयर भेजेंगे? 24 मीटर स्क्वायर इंटू 0.175, ठीक है। और मान लीजिए कि कहीं ड्रिफ्ट बना रहे हैं, वहां पर काफी गर्मी है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग और ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर भेजेंगे, वो एज हाई एज 0.75 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। इसके अलावा हम लोग लीकेज कितना हो रहा है उसको भी कंसिडर करेंगे। सपोज हम लोग कोल माइंस में ही हेडिंग बना रहे हैं या ड्रिफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको मीथेन को भी डाइल्यूट करना है, तो वहां पर हम लोग कितना मिनिमम करेंगे? 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन, है। और लॉन्ग हेडिंग क्या होता है? लंबा ड्रिफ्ट, है ना, या लंबा टनल, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? ब्लास्टिंग करते हैं। सपोज यहाँ से आदमी आ रहा है ना, ये स्टार्टिंग है, अभी हम लोग यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे तो ढेर सारा फ्यूम्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमको इन फ्यूम्स को भी क्लियर करना है, मतलब इन फ्यूम्स को यहाँ से निकालना है। तो कैसे करते हैं? हम लोग फैन से डक्ट के थ्रू यहाँ पर हवा तेजी तेजी से डालते हैं, उससे क्या होता है, सब फ्यूम सब बाहर आता है। तो उसमें भी रेगुलेशन डीजीएमएस क्या बोलता है कि फ्यूम्स हमको 5 मिनट के अंदर क्लियर कर देना है। तो कितना क्लियर करना है कि सीओ का परसेंटेज 50 ppm से कम हो जाए, सीओ का कंसंट्रेशन क्या हो, 50 ppm से कम हो जाए, और नाइट्रस फ्यूम्स क्या हो जाए, नाइट्रस फ्यूम्स 5 ppm से कम हो जाए। कितने देर में?
तो 5 मिनट के अंदर, है ना, जो कि काफी सख्त नियम है। लंबा लंबा हेडिंग्स या लंबा लंबा ड्रिफ्ट में 5 मिनट के अंदर इतना फ्यूम को क्लियर करना थोड़ा सा टफ जॉब रहता है। तो कोई नहीं, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को मिलता है, ठीक है, कि अगर हेडिंग का लेंथ 50 मीटर से ज्यादा है, एक यहाँ से एक हेडिंग का लेंथ 50 मीटर से ज्यादा है, तो हमको 5 ppm नाइट्रस फ्यूम्स और कार्बन मोनोऑक्साइड 50 ppm से कम हो जाए, ठीक है, 5 मिनट के अंदर है। इसको हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है ना, ये ड्रिफ्ट एंड टनल से अगर हम लोग देखेंगे तो माइन वेंटिलेशन में कई बार ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें क्या है, एक इक्वेशन है क्यू, कितना क्वांटिटी ऑफ एयर भेजेंगे कि हमारा गैसेस डाइल्यूट हो जाए, टी क्या है कितना टाइम के लिए, और ए क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है उस गैस का, ठीक है। जो हम लोग हवा भेज रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ सीओ हो, उसमें कुछ एनओएक्स है, क्लियर है, हो सकता है थोड़ा बहुत बहुत कम ही हो, पर हो सकता है। तो वो ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। फिर ये क्यू क्या है कि ब्लास्टिंग के कारण एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट किए तो कितना गैस प्रोड्यूस हुआ, इज इक्वल्स टू सी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन मतलब कि हम लोग जो एयर भेजे वो क्या किया कि सीओ के पीपीएम को कम कर दिया, कितना कम कर दिया, सपोज 50 ppm कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 50 ppm। डिपेंड करता है, सपोज अगर हम लोग 20 ppm को फाइनल कंसंट्रेशन मान रहे हैं तो वो सी यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग NOx नाइट्रस फ्यूम्स के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए 5 ppm ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना। ये क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ एयर हम लोग भेज रहे हैं कितना देर के लिए, टी टाइम के लिए, ठीक है। और उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कितना उस गैस का है, ये है, और क्यू उसमें ऐड हुआ, इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टी और सी, ठीक है, कि उतना टाइम के लिए। अब फाइनली क्या हो गया, ये जो भेजे थे इसका कंसंट्रेशन सी हो गया, और ये क्यू जो गैस प्रोड्यूस हुआ था उसका भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। गैस बैलेंस इक्वेशन है, तो इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए क्यू टी सी माइनस इसको इधर ले आए, देखिए क्यू टी सी और इसको इधर ले आए, तो माइनस क्यू टी ए हो गया। अब इधर क्या किए, क्यू माइनस क्यू सी कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू को कॉमन ले सकते हैं, तो टी सी माइनस टी ए इज इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू सी हो गया। तो यहाँ क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्यू बाई टी सी माइनस टी ए माइनस क्यू सी बाई टी सी माइनस टी ए। फिर यहाँ टी बाहर ले लिए तो सी माइनस ए माइनस क्यू सी बाई टी सी माइनस ए, ठीक है। ये फुल कंप्लीट इक्वेशन बना है। तो इसी में हम लोग मान सकते हैं कि जो हम लोग इनिशियली जो गैस भेजे थे तो उसमें सपोज सीओ के लिए अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो सीओ का कंसंट्रेशन जो फ्रेश एयर भेज रहे हैं उसमें मान लेते हैं कि 0 है, ठीक है। और ये जो सेकेंड टर्म है, दूसरा वाला टर्म, ये क्यू और सी है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है ना। इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, बहुत लेस हो जाता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन में नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है, ये आ गया है ना, क्लियर है। अब यहाँ Q के जगह हम लोग लिख सकते हैं, Q क्या है कि कितना गैस प्रोड्यूस्ड हुआ, गैस प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, ड्यू टू ब्लास्टिंग। जो हम लोग ब्लास्ट किए एक्सप्लोजिव को, उसमें कितना गैस प्रोड्यूस हुआ, कितना अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और M क्या है कि कितना एक्सप्लोजिव यूज किए, 10 kg 20 kg 50 kg 100 kg, क्लियर है। और ये Q डैश क्या है कि 1 kg एक्सप्लोजिव से सीओ कितना केजी निकल रहा है, या नाइट्रस फ्यूम्स कितना केजी निकल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ नॉक्सियस गैसेस प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मास ऑफ एक्सप्लोजिव, कि 1 kg एक्सप्लोजिव को यूज करके कितना नॉक्सियस गैसेस निकल रहा है, तो वो क्या है, क्यू डैश है, ठीक है। तो टोटल क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, कितना टोटल निकला, तो मास ऑफ एक्सप्लोजिव इंटू 1 किलो एक्सप्लोजिव से कितना गैस निकल रहा है, एम क्यू डैश। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
तो फाइनली ये इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी सी माइनस ए, हम लोग ए को तो जीरो ही मान लिए तो Q बाई टी सी आ जाएगा। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी सी, और ये Q के जगह हम लोग लिख सकते हैं एम क्यू डैश बाई टी सी। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल जा रहा है। आगे देखते हैं। पर क्या है, वो इक्वेशन में जो Q का वैल्यू रहता है वो काफी ओवर एस्टिमेटेड रहता है, क्योंकि बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन लेके किए हैं, तो वो सही आंसर नहीं बताता, वो एक रफ बताता है जो कि एग्जैक्ट से काफी दूर रहता है। तो एक हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंशियल गैस बैलेंस इक्वेशन को यूज करके। इस इक्वेशन को हम डिराइव नहीं किए कैसे, कि उसको डिराइव करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं, हमको इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, एक तो ये रफ वाला हो गया, यहाँ याद रख लेंगे इसको कि Q इज इक्वल्स टू एम क्यू डैश बाय टी सी, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला है कि T क्या है, टाइम, कितना टाइम में हमको गैस को डाइल्यूट करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2.303 वी एम बाई क्यू लॉग क्यू बाई वी एम सी प्लस वी माइनस वी एम बाई क्यू। थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा टफ है, पर हम लोग इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से इस पे आते हैं। हाँ ये है, यही इक्वेशन है। तो इसके एक एक पार्ट को समझ लेते हैं। टी क्या है, कि कितना टाइम में हमको क्या करना है, कि उसको डाइल्यूट करना है, 5 मिनट 10 मिनट, है ना। इज इक्वल्स टू 2.303 वी एम बाई क्यू लॉग क्यू बाई वी एम सी प्लस वी माइनस वी एम बाई क्यू। तो क्यू क्या है, कि कितना फ्रेश एयर हम लोग भेज रहे हैं। वी एम क्या है, वॉल्यूम ऑफ टनल, टनल का वॉल्यूम या ड्रिफ्ट का वॉल्यूम, जहां पर वो पॉइजनस गैस जो एक्सप्लोजिव के कारण प्रोड्यूस हुए हैं, और जो पंखा एयर डिलीवर कर रहा है उसमें वो दोनों गैस मिक्स हो रहे हैं, तो कितने वॉल्यूम में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो मिक्सिंग जो है क्या हो रहा है, देखिए ये टनल है, यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस हुआ ब्लास्टिंग के कारण, हम लोग यहाँ से फ्रेश एयर दिए क्यू, ये क्यू और ये गैस दोनों क्या हो रहा है, आपस में मिक्स हो रहा है ना। तो कितने वॉल्यूम में हो रहा है, तो बड़े बड़े जब टनल्स बहुत लंबा रहता है तो वो कम दूरी में मिक्स होता है। ठीक है, पर जब टनल छोटा रहता है तो लगभग हम लोग मान लेते हैं कि पूरे टनल में ये सब गैसेस मिक्स हो रहा है। तो वैसे केस में हम लोग वॉल्यूम, मिक्सिंग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टनल मान सकते हैं। हमारा इक्वेशन ये पोर्शन भी कट जाता है, और ये इक्वेशन ये और छोटा हो जाता है। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को भी याद रख लें तो हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को याद रखिए। ठीक है, ये इक्वेशन वन ज्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है, पर इक्वेशन टू भी वर्क कर जाएगा, है ना। एक बहुत जगह तो न्यूमेरिकल इक्वेशन टू से ही बनाते हैं। ठीक है, तो टू को ही हम लोग याद रखेंगे, छोटा भी है, याद करना आसान भी है। तो टी इज इक्वल्स टू 2.303 वी बाई क्यू, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ टनल है, लॉग क्यू, क्यू क्या है कि कितने गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब है वी सी। ठीक है, देखते हैं आगे। तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक टनल है या ड्राइव है या ड्रिफ्ट है, जो भी बोलिए। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन है 2 into 2.5, यानी कि ये 2.5 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर ऊंचा है, और इसका लेंथ कितना है, 100 मीटर, है ना। 2 मीटर ऊंचा है, 2.5 मीटर चौड़ा है, इसका लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल्स टू कितना है, 100 मीटर है। यहाँ पर हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, यही फेस है। तो यहाँ पर ब्लास्टिंग करने के लिए कितना एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, 15 kg एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब वही है, नियम के हिसाब से जो नाइट्रस फ्यूम है वो 5 ppm आ जाना चाहिए 5 मिनट के अंदर। और बोल रहा है कि 1 kg एक्सप्लोजिव जब हम लोग यूज करते हैं तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रस फ्यूम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कितना हमको क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेट करना है, हमको क्यू निकालना है कि कितना क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेट करना है। तो पहला इक्वेशन जो था, यहाँ पर मुझे रफ इक्वेशन निकाले थे, Q इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू एम क्यू डैश बाई टी सी।
तो सबसे पहला इक्वेशन देखिए, Q इज इक्वल्स टू एम क्यू डैश बाय टी सी। इसको लेकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एम क्यू डैश क्या है कि कितना गैस प्रोड्यूस हो रहा है ब्लास्टिंग के कारण। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 1 kg एक्सप्लोजिव 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा है, नाइट्रस फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नो इशू। हम लोग कितना केजी एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, 15 kg। तो टोटल नाइट्रस फ्यूम्स प्रोड्यूस कितना हो रहा है, टोटल नाइट्रस फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू कितना है, 15 इंटू 2000 है ना, कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब को हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है, सब सॉरी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/100 मीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका अर्थ क्या है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर है, 1/100 मीटर, तो 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम लोग मीटर क्यूब लिख देंगे। तो यहाँ पर इतना बाय 100 इंटू 100 है ना। अब सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम लोग लिख देंगे मीटर क्यूब। ठीक है, ये हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो तो यहीं से कट गया, ये हो जाएगा 0.03 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा क्यू का वैल्यू यहाँ से आ गया, क्यू इज इक्वल टू 0.03 मीटर क्यूब। यही देखिए क्यू इज इक्वल टू हम लोग कैसे किए, एम क्यू डैश किए है ना, मास ऑफ एक्सप्लोजिव इनटू 1 kg एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करने पे कितना नाइट्रस फ्यूम निकलता है। यहाँ से हमारा ये आ गया। तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ कि, या इस चीज को देख लीजिए एक बार, याद रहेगा है ना, ध्यान से इसको देखिएगा। नेक्स्ट फिर क्या है कि वी निकालते थे ना, वी क्या है, तो अच्छा सॉरी, तो पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू क्या था, Q बाय सी टी इज इक्वल्स टू यही था, एम क्यू डैश बाय सी टी या टी सी एक ही चीज है। तो ये कितना आ गया है, 0.03। और ये C क्या है कि फाइनल कंसंट्रेशन है। तो नाइट्रस फ्यूम कितना होना चाहिए, 5 ppm होना चाहिए है ना। तो 5 ppm का फाइनल कंसंट्रेशन है, तो इसको हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है। तो 5/ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 5/10 लाख हो गया। ये हो गया इंटू 100। ऐसे करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, तो ये कितना परसेंटेज हो गया, 0.0005% है ना। तो यहाँ से हमारा सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो सी का वैल्यू आ गया, तो यहाँ हम लोग सी डाल देंगे, 0.0005 हो गया परसेंटेज, इंटू टी क्या है, 5 है, 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर हमको डाइल्यूट करना है। तो चूंकि परसेंटेज यहाँ लिखे हैं तो बाय 100 होता है। ठीक है, तो ये 100 क्या होगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 0.03 इंटू 100 बाय 0.0005 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो 1200 मीटर क्यूब पर मिनट आ रहा है। ठीक है, 1200 मीटर क्यूब पर मिनट आ रहा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1200 मीटर क्यूब पर मिनट यानी 1 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 60 सेकेंड। 1 मिनट के जगह हम लोग 60 सेकेंड लिख सकते हैं, तो 60 डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से क्वांटिटी ऑफ एयर हमको कितना सर्कुलेट कराना है, वो है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि काफी ज्यादा है। सेकेंड वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग डिराइव किए हैं, इस वाले को यूज करते हैं। ठीक है, T इज इक्वल टू 2.303 V बाई क्यू लॉग क्यू बाई वी सी।
तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। यही इक्वेशन था। तो यहाँ पर अगर हम लोग डालें तो क्या होगा, 2.303 इंटू वी बाई क्यू। अब भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ड्रिफ्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रिफ्ट कितना है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ है ना, एरिया इंटू लेंथ। तो इसका एरिया क्या था, क्रॉस सेक्शन था, 2 इंटू 2.5 इंटू 100 था। ठीक है, ये कितना होगा, 5 इंटू 100, ये हो जाएगा 500 मीटर क्यूब। तो 2.303 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 बाई क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हमको निकालना है, लॉग क्यू कितना था, 0.03 था, 0.03 बाई वी कितना था, 500 था, इंटू सी, सी कितना था, ये था ना 0.0005% है, तो ऊपर 100 चला जाएगा। और यहाँ पर टी बराबर कितना है, 5 मिनट। तो इस चीज को भी हम लोग सॉल्व, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 500 बाई, ये 5 इधर आ जाएगा, लॉग 0.03 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 3/500 इंटू 0.0005। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ ये आ रहा है। ठीक है, 248.5 आ रहा है। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो 248.5 मीटर क्यूब पर मिनट आ रहा है। ठीक है, अब इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 4.14 है, मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि ये वैल्यू हमारा क्या है, सही है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वाले इक्वेशन को ही यूज करेंगे। तो हमारे हिसाब से ये वाला क्लियर होगा आप लोगों को, है ना, न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व किए। अगर नहीं होगा तो वीडियो को रिमाइंड कर करके देखेंगे, ये तो फिर समझ में आ जाएगा। फिर है कि एयर रिक्वायरमेंट एट अदर पार्ट्स ऑफ माइन, कि माइंस में कुछ कुछ और जगह है जहां हमको एयर भेजना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि इतना एयर 2.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमको भेजना होता है फॉर वेंटिलेटिंग इंटरनल होइस्ट्स, है ना, हॉलेजेस, पंप हाउस, इन सब टोटल को हमको वेंटिलेट करने के लिए एटलीस्ट इतना एयर पर सेकंड हमको भेजना पड़ता है। ये भी एक रफ है, एग्जैक्ट करना है तो हम लोग एक्चुअल एस्टिमेट कर सकते हैं कि हीट को डाइल्यूट करने के लिए कितना एयर भेजना पड़ेगा। बैटरी चार्जिंग स्टेशन में हम लोग 4.7 मीटर क्यूब पर सेकंड एयर एटलीस्ट भेजते हैं। ठीक है, जहां हम लोग डीजल लोकोमोटिव यूज कर रहे हैं तो वहां भी हमको सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ एयर भेजना है, ताकि जो डीजल लोकोमोटिव से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रहे हैं वो इनको उनको डाइल्यूट कर सके। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या एक ऑब्जेक्टिव आता है कि जो सीओ डीजल लोकोमोटिव के एग्जॉस्ट में, एग्जॉस्ट एयर में, डीजल लोकोमोटिव के जो एग्जॉस्ट एयर में निकल रहा है, डीजल लोकोमोटिव के इंजन से जो एयर, तो उसमें सीओ का मैक्सिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, 0.2%। 0.2% से ज्यादा किसी भी डीजल लोकोमोटिव के एग्जॉस्ट से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर निकल रहा है तो हम लोग फिर वहां यूज नहीं करेंगे उस लोगों को। तो सीओ को हम लोग ट्रैप करने के लिए क्या यूज करते हैं, एग्जॉस्ट कंडीशनर। ठीक है, ये एग्जॉस्ट कंडीशनर जो, सपोज ये मेरा इंजन है, ये क्या है, लोकोमोटिव का इंजन है ना, ये है लोकोमोटिव का इंजन। ठीक है, तो इसके एग्जॉस्ट से बहुत सारे पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, प्लस हीट निकलता है, स्पार्क निकलता है। ठीक है, उन सबको ट्रैप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एग्जॉस्ट कंडीशनर। ठीक है, ये एग्जॉस्ट कंडीशनर बहुत सारे गैसेस को ट्रैप ट्रैप कर लेता है, हीट को रिड्यूस कर देता है, ताकि जो लास्ट में जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है
वो काफी साफ सुथरा और उसका टेम्परेचर क्या रहता है, काफी कम रहता है और वो माइन एयर के लिए उतना नुकसानदायक नहीं होता। ठीक है। अब है ए सेफ प्रैक्टिस इज टू अलाउ एयर फ्लो ऑफ 0.1 टू 0.12 मीटर क्यूब पर सेकंड पर किलोवाट इन हॉलेज रोड्स एंड 0.064 मीटर क्यूब पर सेकंड पर किलोवाट इन लोकोमोटिव गैरेज। तो जितना किलोवाट का लोकोमोटिव चल रहा है, सपोज 50 किलोवाट का लोकोमोटिव चल रहा है, तो हम लोग 50 गुने 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना मीटर क्यूब पर सेकंड एयर उस गैलरी में या उस कॉलेज रोड में भेजेंगे एक्स्ट्रा, जहां पर वो लोकोमोटिव चल रहा है। और लोकोमोटिव के गैरेजेस में या रिपेयर शॉप में जितना, मान लीजिए 2-3 लोकोमोटिव है, टोटल का हो जा रहा है 150 किलोवाट हो जा रहा है। तो इसको 0.064 को 150 से मल्टीप्लाई करके हम लोग वहां पर एयर, फ्रेश एयर भेजेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है कि पेट्रोल इंजन, क्या हम लोग पेट्रोल इंजन को यूज कर सकते हैं माइंस में? तो पेट्रोल इंजन को हम लोग माइंस के अंदर, अंडरग्राउंड माइंस में कभी यूज नहीं करते। रेगुलेशन के हिसाब से ही मना है कि माइंस के अंदर पेट्रोल इंजन को यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इंजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हम लोग याद रखें इस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि माइंस के अंदर हम लोग, अंडरग्राउंड माइंस में पेट्रोल इंजन यूज कर सकते हैं कि नहीं। आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? तो पेट्रोल इंजन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। ठीक है। बाकी है कि जो माइंस में कुछ कुछ स्टोर रूम्स रहते हैं, रेस्ट रूम्स रहते हैं, उसमें भी हम लोग कितना एयर भेजते हैं? तो 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एटलीस्ट भेजते हैं। ठीक है। फिर है लीकेज ऑफ एयर, कि जितना एयर भेज रहे हैं क्या उतना फेस तक पहुंच रहा है? इसका आंसर है नो। क्यों नहीं पहुंच रहा है? तो मेजर पोर्शन ऑफ एयर क्या हो जा रहा है, मेजर या सम पोर्शन ऑफ एयर क्या हो रहा है, लीकेज हो जा रहा है। ठीक है। कहाँ, क्यों लीकेज हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो स्टॉपिंग्स में लीक हो रहा है। ठीक है। डोर्स में हो रहा है और एयर क्रॉसिंग्स में हो रहा है। ठीक है। और भी बहुत जगह लीकेज हो सकता है। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं या प्लेसेस हैं जहां से ज्यादा एयर लीकेज होता है। ठीक है। तो हमको जितना एयर फैन के द्वारा भेजना है, जितना एयर रिक्वायरमेंट है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग माइन फैन के द्वारा भेजते हैं, है ना। अब ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का अर्थ है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग भेज रहे हैं, कितना फेस पे पहुंच रहा है। ठीक है। तो अगर बहुत खराब वेंटिलेशन सिस्टम है तो 10% पहुंच सकता है फेस पे, और बहुत अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम, एफिशिएंसी, बहुत एफिशिएंट वेंटिलेशन सिस्टम है तो 85% एयर हमारा फेस तक पहुंच सकता है। ठीक है। तो इनसी माइनिंग, इनसी माइनिंग क्या होता है? जिसमें हम लोग कोल सी में ही रास्ता बनाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली अंडरग्राउंड कोल का वर्किंग करते हैं। तो वैसे केस में एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम होता है 45 to 55%। यहाँ से इस चीज को, इस डाटा को हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है। और अगर हम लोग हॉरिजन माइनिंग से वर्किंग कर रहे हैं, हॉरिजन माइनिंग से हम लोग वर्किंग कहाँ करते हैं? मेटल माइंस में भी कर सकते हैं, या कुछ कुछ कोल माइंस में भी हॉरिजन माइनिंग के थ्रू करते हैं। इसमें क्या रहता है कि हम लोग जो रास्ता, मेन रोडवेज रहता है या मेन वेंटिलेशन रोडवेज, हॉलेज रोडवेज, उसको हम लोग क्या करते हैं, रॉक में बनाते हैं। तो इसमें लीकेज कम होता है, इसलिए इसमें एफिशिएंसी रहता है 55 से 65% ना, एफिशिएंसी। ये दोनों को भी, ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं ना, कि एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम इन केस ऑफ इंसिप कोल माइन 45 to 55%, इन केस ऑफ हॉरिजॉन माइनिंग 55 to 65%। और मेटल माइनिंग में ये डाटा और ज्यादा होता है। ठीक है। मेटल माइनिंग में एफिशिएंसी 65 से भी ज्यादा होता है। लीकेज इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ वेंटिलेशन, तो जितना ज्यादा वेंटिलेशन का प्रेशर रहेगा, लीकेज उतना ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ से ये भी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जितना वेंटिलेशन प्रेशर ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा लीकेज रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कहीं किसी माइंस में बहुत ज्यादा ब्रोकन पोर्शंस है, तो वहां पर हम लोग एक बड़े फैन की जगह छोटे छोटे लो प्रेशर के, छोटे छोटे, ज्यादा 3 4 5 6 फैंस यूज कर सकते हैं एक सिंगल फैन, हाई प्रेशर फैन को के जगह। ठीक है।
और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेजर हमारा एयरवेज है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ग्राउंड में बनाएंगे, है ना, अनडिस्टर्ब ग्राउंड में, वैसे ग्राउंड में जहाँ पर क्रैक्स नहीं हो, ताकि हमारा क्या हो, लीकेज मिनिमाइज हो सके। एयर क्या होता है कि क्रैक्स के थ्रू भी लीक कर जाता है, और लीकेज को यदि हमको कम करना है तो हम लोग उस केस में बाउंड्री वेंटिलेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। बाउंड्री वेंटिलेशन क्या होता है, जैसे सेंट्रल वेंटिलेशन होता है, एक होता है बाउंड्री वेंटिलेशन। बाउंड्री वेंटिलेशन मतलब कि जो वेंटिलेटिंग शाफ्ट या इंक्लाइन रहता है वो दोनों माइन बाउंड्री पे लोकेटेड रहता है, ठीक है। सेंट्रल में दोनों क्या रहता है, कहीं बीच पॉइंट में दोनों आसपास ही रहता है। क्लियर है। फिर है एक्सपेंशन इन अपकास्ट शाफ्ट। तो क्या होता है कि जैसे हवा, सपोज ये क्या है, अपकास्ट शाफ्ट है, ये सपोज डाउन कास्ट शाफ्ट है, हवा यहाँ से नीचे आया, फेस में वर्किंग्स में होते हुए क्या हुआ, ये यहाँ पर जाना स्टार्ट करता है। तो अचानक से क्या होता है, जैसे जैसे हवा ऊपर जाने लगता है तो बैरोमेट्रिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक एयर का दबाव होता है, वो क्या होता है, कम होने लगता है। उस वजह से क्या होता है कि एयर एक्सपेंड करने लगता है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, एयर एक्सपेंड करने लगता है। उससे क्या प्रॉब्लम आता है, तो देखते हैं हम लोग। तो फैन क्या करता है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एयर को हैंडल करना पड़ता है। तो जब भी हम लोग फैन को डिजाइन करेंगे तो 100 मीटर डेप्थ पे क्या मानेंगे, कि जैसे हमारा माइनस 300 मीटर डेप्थ पे है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि उस पंखे को 3% एक्स्ट्रा एयर हैंडल करना है। ये क्यों होता है, ड्यू टू एक्सपेंशन इन अपकास्ट शाफ्ट, है ना। तो 100 मीटर पे ये 1% एयर एक्सपेंशन होता है, 1% एक्स्ट्रा एयर एक्सपेंड कर जाता है। कोई माइंस यदि 500 मीटर डेप्थ पे है तो उसके माइन फैन को 5% एक्स्ट्रा एयर हैंडल करना है। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेन माइन फैन है जो एग्जॉस्ट शाफ्ट में सिचुएटेड है उसको हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एयर वेलोसिटी, कि एयर वेलोसिटी हमको कहाँ पर कितना रखना है। तो in planning for the quantity of ventilation, velocity of air in different parts of mines would also be considered। कि जब भी हम लोग प्लान करेंगे कि कितना क्वांटिटी ऑफ एयर हमको सेंड करना है माइंस में, ठीक है, तो किस पार्ट में कितना, फेस में कितना करना है, हॉलेज रोडवे में कितना करना है, ट्रेवलिंग रोडवे में कितना करना है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन में कितना करना है, वर्कशॉप में कितना करना है, और उनका एयर का क्या वेलोसिटी कहाँ पर रहेगा, इन चीजों को भी हमको क्या करना है, कंसीडर करना है। किसी रोडवे का अगर कुछ फिक्स्ड साइज है, सपोज 4x3 साइज का रोडवे है, ठीक है, तो इस रोडवे के लिए भी एक ऑप्टिमम वेलोसिटी होता है जिसपे प्रेशर लॉस सबसे मिनिमम होता है और एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको डिजाइन करना है। अगर हम लोग वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, तो हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल्स टू होता है के एस वी स्क्वायर बाई ए क्यू, है ना। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी रहेगा, प्रेशर लॉस क्या होगा फ्रिक्शन के कारण, उसके स्क्वायर में वो उतना ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी को अगर हम लोग कम करेंगे तो हमको प्रेशर लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण। तो उस फैक्टर को कंसिडर करते हैं, हमको बहुत ज्यादा वेंटिलेशन का वेलोसिटी नहीं रखना, है ना। उससे क्या होगा, हमारा पावर कॉस्ट भी बचेगा। अब क्या है कि फिर होता है कि ठीक है, क्वांटिटी हमको उतना ही भेजना है, तो वेलोसिटी कम कर दीजिए एयर का। तो वेलोसिटी एयर का कम करने के लिए हम लोग जैसे रोडवे को और ज्यादा चौड़ा करके बना दें तो यहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या दिक्कत जाएगा कि वेलोसिटी कम करने के लिए के चक्कर में हमको रोडवे ज्यादा चौड़ा बनाना पड़ेगा। तो रोडवे ज्यादा चौड़ा या वाइड बनाने के चक्कर में क्या होगा, रोडवे बनाने का खर्च बढ़ जाएगा, ठीक है। और लो वेलोसिटी के कारण क्या होगा, मीथेन लेयरिंग होगा, और वर्किंग कंडीशंस क्या होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी होगा तो उससे सेफ्टी और हेल्थ को अफेक्ट होगा। कोल्ड डस्ट हवा में आ जाएंगे तो कोल्ड डस्ट एक्सपोजर होने का खतरा बढ़ जाएगा। लंग्स में ज्यादा डस्ट जाएगा तो वर्कर्स बीमार पड़ सकते हैं। और यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न फ्लेम सेफ्टी लैम्प
12.5 मीटर पर सेकेंड तक के वेलोसिटी को सह सकता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो वेलोसिटी तो मॉडर्न फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाएंगे। और फिर बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि 2.5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा अगर एयर का वेलोसिटी होता है तो जो बैठे हुए डस्ट हैं, जो सेटल्ड डस्ट हैं, वो भी क्या होते हैं, एयर बॉर्न हो जाते हैं, हवा में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फेस पे एक अच्छा प्रैक्टिस है कि हम लोग 1.7 मीटर पर सेकेंड से कम वेलोसिटी रखें, है ना, इससे ज्यादा ना करें, नहीं तो डस्ट ज्यादा गुजरेगा। फिर कन्वेयर रोड में कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है। हॉलेज रोड में 5 मीटर पर सेकेंड रख सकते हैं ना। लोकोमोटिव शेड में, बैटरी चार्जिंग स्टेशन सब में वेलोसिटी 0.75 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं आज की क्लास में। इसके आगे का जो भी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.